नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फिलहाल अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई को न्यायालय ने लगाई फटकार। सीजीआई चंद्रचूड़ एक बार फिर से दिखे अपने अलग ही अंदाज में, जमकर लगाई है फटकार। दूसरी खबर में दोस्तों बताएंगे जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ राहत मिली है। तीसरी खबर, युद्ध विराम की ओर, हमास इजराइल 1000 कैदियों की रिहाई संभव, ये भी हम आपको बताएंगे। और वहीं बड़ी खबर जहां सरकार बदलते होगी तगड़ी कार्रवाई, राहुल गांधी ने कैसे ईडी अफसरों को दी चेतावनी, ये भी बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है, सीजीआई के पास फिर से एक पहुंचा मामला चुनाव को लेकर के, ये भी हम आपको बताएंगे। कैसे मोदी साहब में दम नहीं खटा दे 4% मुस्लिम कोटा, चुनाव से पहले ओवैसी और कांग्रेस सीएम का हुआ भरत मिलाप, बताएंगे इसके बारे में भी एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। पूरे देश में आचार संहिता लागू होने जा रही है। जी हाँ, चुनाव आयोग कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताएंगे कब होने वाला चुनाव। लेकिन उससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दिन भर की सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बार फिर से है, जिसमें जज सीजीआई ने एक बार फिर से एसबीआई को लगाई है फटकार। कहा है अधूरी जानकारी को लेकर, उन्होंने कहा है कि अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई को न्यायालय ने फटकार लगाई और नोटिस फिर से जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अधूरी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से बैंक को प्रत्येक बॉन्ड के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान करना होगा, जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा करेगा। कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि एसबीआई उन संख्याओं के खुलासे के लिए कर्तव्यबद्ध था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपने फैसले में खरीदार राशि और खरीद की तारीख जो है वो सहित बॉन्ड के सभी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। और इसी पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। तो ये चीज़ें जो है वो साफ तौर पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, शराब घोटाले से जुड़े ईडी के समन मामले में मिली जमानत। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन मामले में 15,000 के बेल बॉन्ड्स के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाएं ताकि मुख्यमंत्री अदालत में जा सकें, जिसके बाद कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अपराध जमानत योग्य है, ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाती है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के युद्ध विराम की ओर, हमास इजराइल 1000 कैदियों की रिहाई संभव। जी हाँ, हमास और इजराइल के युद्ध विराम की संभावना बढ़ गई है। दोनों पक्ष अपनी पिछली मांगों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। हमास जहां युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने की अपनी मांग की जगह इसे 6 सप्ताह के लिए रोकने पर सहमत हो गया है, वहीं इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर लगभग तैयार हो गया है। इनमें से 100 पर हत्या सहित गंभीर अपराधों का आरोप है। युद्ध विराम के लिए पिछले 2 दिनों में दोहा, काहिरा और पेरिस में वार्ताकारों के बीच कई बैठकें हुई हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी ने सूत्रों में एएनआई को बताया है कि कतर ने हमास के नेतृत्व को सूचित किया गया है कि अगर वे अपनी अनुचित मांगों से पीछे नहीं हटते हैं तो कतर उनके नेताओं को अपने देश से निर्वासित करने के संकोच नहीं करेगा। एक और अपडेट निकल के आई है, पूरे देश में लागू हो रही है आचार संहिता, लग जाएगी कई पाबंदियां, आज चुनाव आयोग कर रहा है ऐलान। चुनाव आयोग 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में एक साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होगा। इसके अलावा आचार संहिता में कई प्रतिबंध शामिल हैं, जिनका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग कई कार्रवाई कर सकता है। यहाँ तक कि उम्मीदवारों को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो जाएगी। अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य भर में लागू होते हैं, वहीं लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह आचार संहिता चुनाव के परिणाम आने तक लागू रहती है। इस दौरान बहुत सारी शक्तियां चुनाव आयोग के हाथ में चली जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मोदी साहब में दम नहीं कि हटा दे 4% मुस्लिम कोटा, चुनाव से पहले गले मिले ओवैसी और कांग्रेसी सीएम।
लोकसभा चुनाव से पहले जहां रैलियों का दौर चल रहा है, वहीं इफ्तार पार्टी ने चुनावी सम्मेलनों में तगड़ा तड़का लगा दिया है। शुक्रवार को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे को गले लगाते दिखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी सरकार मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण की रक्षा करेगी। इफ्तार कार्यक्रम में रेड्डी ने कहा है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया था। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इस आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को चुनौती भरे लहजे में कहा है कि मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ना तो पीएम नरेंद्र मोदी जी और ना ही अमित शाह जी में हिम्मत है कि वो मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर सके। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, सरकार बदलेगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। ईडी सीबीआई अधिकारियों को राहुल गांधी ने दी चेतावनी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसी और गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गारंटी भी दे डाली। महाराष्ट्र के ठाणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि सीबीआई ईडी जैसी चीज़ नहीं है और वो बीजेपी के औजार हो गए हैं, उनके कंट्रोल में है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई ईडी हो या फिर वो भाजपा और आरएसएस के हथियार हो। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई उन पर भी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई मैं गारंटी देता हूं कि वो फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से सीधे चेतावनी दी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां सीजीआई चंचूड़ को मिली चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत, चुनाव चिन्ह बांटने पर ऐतराज। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नाम तमिलर कांची की एक याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा गया है। एनटीके का आरोप है कि चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुफ्त चुनाव चिन्ह के आवंटन किए हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अन्य गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी कर दिया, जिसमें वो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने गत 1 मार्च को एनटीके की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिनमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा पहले पाओ के आधार पर मुक्त चुनाव चिन्ह का आवंटन किए जाने की चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की एक पीठ ने याचिकाकर्ता एनटीके की इस दलील को खारिज कर दिया और इस आशय को संबंधित चुनाव चिन्ह आदेश मनमाना बताया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 86% आबादी वालों की भागीदारी बहुत ही कम, 6% वाले देश की सत्ता और संपत्ति को कर रहे नियंत्रित, राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत की 88% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों से, लेकिन प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बहुत कम है। उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर से महाराष्ट्र के पालघर के जिले के वाड़ा तालुका में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। एक और अपडेट, दिल्ली आबकारी निधि घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, वीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले से जुड़े जनधन शोधन मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति वीआरएस के नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और इस मामले में ईडी ने अधिकारियों ने हैदराबाद में के कविता के परिसरों पर छापेमारी की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें जो है वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया। अब उन्हें यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री वेमुला प्रसाद रेड्डी ने हैदराबाद में बताया कि पार्टी की एमएलसी कविता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है 8:30 बजे उड़ान से दिल्ली ले जाया गया और ये पूरी तरीके से इशारे पर काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आ गया याद पीओके भी। जी हां, दरअसल एसबीआई का चुनावी बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट के जज चंचूड़ ने जिस तरीके से भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई दी हैं, ऐसे में अब सीएए, यूसीसी, एनआरसी सहित पीओके सब बीजेपी को मुसलमानों से मुद्दे रिलेटेड याद आने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर अपनी पार्टी और केंद्र सरकार का स्टैंड साफ करते हुए शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए वहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हमारे लोग हैं। एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने देश के विभाजन को गलत बताया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कही हुई हैं और कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं। अमित शाह ने कहा है कि आज़ादी के वक्त वहाँ हिंदुओं की संख्या 27% थी, जो अब घटकर 2.7% रह गई है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, महिलाओं से दुष्कर्म किया गया है। ऐसे ही प्रताड़ित लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं। भला ऐसे लोगों को हम नागरिकता क्यों नहीं दें? 1950 से वो वादा था जिसे कांग्रेस ने पूरी नहीं किया है और हम उसे पूरा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।